नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मोहित चीट हब पर, जहां कहानियों का मजा मिलता है सबसे अनोखे अंदाज में। आज आपके लिए लेकर आए हैं एक दिल दहला देने वाला एपिसोड, द रिटर्न ऑफ द टाइगर का ऑफिशियल एपिसोड 610 का रीकैप। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले वीआईपी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और वीडियो को एक जोरदार लाइक दें ताकि हमारे सफर का हिस्सा बने रहें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की कहानी। दामोदर की आलीशान हवेली से निकलने के बाद अभिनव और कबीर अपनी हाई टेक बुलेट प्रूफ कार में सवार होकर स्काई ग्लोबल के मुख्यालय की ओर रवाना हो चुके थे। सड़कों पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन ज्यादा देर तक ये सन्नाटा कायम नहीं रहा। पीछे के शीशे में नजर डालते ही कबीर ने गौर किया कि 3 काली गाड़ियां उनके पीछे पीछे तेजी से बढ़ रही हैं। इन गाड़ियों का डिजाइन साधारण नहीं था। उनके स्मूथ किनारे, काले शीशे और बिजली जैसी रफ्तार साफ इशारा कर रहे थे कि ये किसी खास मिशन के लिए निकली हैं। अभिनव ने उन्हें देखते ही हल्की सांस ली और ठंडी आवाज में बुदबुदाया, ये अम्मा के कुत्ते हैं। उन्हें मेरे सौदे के बारे में खबर लग चुकी है। वो जानता था कि उसकी हालिया डील के कारण अम्मा जी का ध्यान उस पर आना तय था, चाहे आज हो या कल। लेकिन उसके चेहरे पर न डर था न बेचैनी, सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान और ठंडा आत्मविश्वास। बैकअप की पुकार बात करते करते अभिनव ने जेब से फोन निकाला और तुरंत हंसराज का नंबर डायल किया। फोन उठते ही उसने कहा, सर, हम पर हमला हो गया है। 3 आर्मर्ड गाड़ियां पीछा कर रही हैं। हम हाईवे 17 पर हैं। तुरंत बैकअप भेजो। लेकिन जब तक मदद पहुंचती, उन्हें खुद ही इस पीछा से निपटना था। शहर की भीड़-भाड़ में पीछा छुड़ाना आसान नहीं था। उन्हें ऐसी जगह चाहिए थी जहां टकराव की संभावना कम और बच निकलने का मौका ज्यादा हो। दिमाग में बिजली सी चमकी अभिनव की आंखों में अचानक एक शरारती चमक उभरी। उसने कबीर की ओर झुककर कहा, एक प्लान है, थोड़ा खतरनाक है लेकिन मजेदार भी। कबीर के चेहरे पर सवालिया भाव थे, लेकिन समय कम था, इसलिए उसने ज्यादा पूछताछ नहीं की और तुरंत गाड़ी का रुख बदल दिया। अब उनकी कार सीधे उन्हीं 3 काली गाड़ियों की तरफ बढ़ रही थी। पीछा कर रहे ड्राइवरों ने सोचा, शायद अभिनव ने हार मान ली है और सरेंडर करने आ रहा है। उन्होंने भी रफ्तार थोड़ी धीमी की, लेकिन असली चाल तो अब चलने वाली थी। अधूरा पुल और पागलपन भरा प्लान। सामने एक अधूरा पुल था जिसके दोनों सिरों पर मरम्मत का काम चल रहा था। अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा, हम इस रैंप से छलांग लगाएंगे, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर। कबीर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अगर हम गलत हुए तो सीधा खाई में जाएंगे। अभिनव ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, गाड़ी बनी ही ऐसे झटके सहने के लिए है, और वैसे भी थोड़ा टेस्ट करना तो बनता है। कबीर ने गहरी सांस ली और बिना और सवाल किए एक्सीलरेटर पर पूरा दबाव डाल दिया। मौत से मुठभेड़ गाड़ी का इंजन गरज उठा। स्पीडोमीटर की सुई 150, 180 और फिर 200 तक पहुंच गई। पीछा करने वाले अभी भी उन्हें पकड़ने की कोशिश में थे, लेकिन अभिनव का इरादा साफ था, वो इस रैंप से छलांग लगाएगा। कुछ ही पलों में उनकी गाड़ी हवा में थी, मानो कोई मिसाइल उड़ी हो। वो पल जैसे सदियों तक खींच गया। नीचे गहरी खाई, चारों तरफ हवा की सीटी और मौत की सर्द आहट। फिर धम। अगले पहिए पुल के दूसरी तरफ बने प्लेटफॉर्म पर उतरे। गाड़ी थोड़ी डगमगाई, लेकिन कबीर ने स्टीयरिंग पर मजबूत पकड़ रखते हुए उसे संभाल लिया। पीछे तीनों गाड़ियां अब घबरा चुकी थीं। 2 ने वक्त रहते ब्रेक लगा दिए, लेकिन तीसरी कार का ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा। वो सीधी खाई में गिरी और एक पल बाद धमाके के साथ आग का गोला बन गई। बोर्डरूम का सन्नाटा। अभिनव और कबीर बिना एक खरोंच के बच निकले। कुछ ही देर में वे स्काई ग्लोबल के हेडक्वार्टर्स पहुंच गए। गाड़ी से उतरते हुए अभिनव ने सूट ठीक किया, बालों पर हाथ फेरा और ऐसे बोर्डरूम की ओर बढ़ा जैसे कुछ हुआ ही न हो। अंदर माहौल भारी था, जैसे किसी ने बुरी खबर सुनाई हो। कॉन्फ्रेंस टेबल पर बैठे निवेशकों के चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी, लेकिन वो कंपनी के भविष्य से ज्यादा अपने पैसों की वापसी को लेकर परेशान थे। चेयरमैन मैथ्यूज ने खड़े होकर अभिनव का स्वागत किया और थोड़ी औपचारिक बातें हुईं। अभिनव ने कमरे का माहौल तुरंत भांप लिया। यहां भावनाओं से नहीं, सिर्फ पैसों से खेला जाएगा। दोस्तों, ऐसे ही और जबरदस्त एपिसोड्स के लिए
हमारे चैनल मोहित चीट हब को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सबसे पहले सभी पॉकेट एफएम के नए और आधिकारिक एपिसोड्स मैं यहीं अपलोड करता हूं। तो जल्दी करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक देना न भूलें। द रिटर्न ऑफ द टाइगर एपिसोड 6 का रीकैप। वीर के साथ अभिनव वापस आ चुका था दामोदर की आलीशान हवेली पर। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसने देखा कि हंसराज अनन्या को पूरे घर का नजारा दिखा रहा था। कुछ ही देर में अभिनव अपने कमरे में गया ताकि नहा धो सके। नहाने के बाद जब वो वॉशरूम से निकला तो देखा कि अनन्या भी वापस आ चुकी थी। अभिनव ने उससे पूछा, कैसी लगी ये हवेली? अनन्या मुस्कुराई और बोली, बहुत शानदार। अभिनव ने हंसते हुए कहा, पुणे में हमारे पास भी ऐसी ही एक हवेली है। हालांकि तुम कभी वहां नहीं गई हो। चिंता मत करो, एक दिन जरूर ले चलूंगा। फिर उसने पूछा, ब्रेकफास्ट किया या नहीं? अनन्या ने कहा, हां, कर लिया। हंसराज तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्द ही बुलाएंगे। अभिनव ने हंसराज की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं रेडी हो जाता हूं। बिना शर्त के बाहर चला गया तो हंसराज क्या क्या सोचेंगे। उनकी बातचीत पर अनन्या हंस पड़ी और अभिनव भी मुस्कुराया। जल्दी से उसने ग्रे पट्टे और काली शर्ट पहन ली। एक पल के लिए वह अनन्या के पास गया, धीरे से उसका माथा चूमा और फिर बाहर निकल गया। फिर अभिनव ऊपर जाकर बालकनी में पहुंचा, जहां हंसराज और दामोदर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। उन्होंने अभिनव का स्वागत किया। हंसराज ने गंभीरता से कहा, कबीर ने बताया कि तुम पर अभी अभी अधिराज के लोग हमला कर चुके हैं। अभिनव ने गहरी सांस ली और कहा, हां, 3-4 आदमी मुझे मारने आए थे, लेकिन कबीर ने अकेले उनका सामना कर लिया। मैंने भी अधिराज से फोन पर बात की। हंसराज ने पूछा, क्या उन्होंने तुम्हें डराने की कोशिश की? अभिनव ने जवाब दिया, हां, कहा कि मैं वापस चला जाऊं, लेकिन मैंने उनकी भाषा में जवाब दिया। दामोदर ने बीच में कहा, अम्मा जी के परिवार को सिर्फ कड़क भाषा समझ आती है। थोड़ा सम्मान दिखाया तो वे खुद को बड़ा समझने लगते हैं। हंसराज ने कहा, लेकिन सिर्फ लड़ाई से कुछ नहीं होगा, हमें चुप रहकर काम करना होगा। अभिनव ने पूछा, तो बताइए क्या करना होगा? हंसराज ने बताया कि अम्मा जी अब इंडिया में अपने ऑपरेशन बढ़ाने वाली हैं। कनाडा की पुरानी कंपनी स्काई ग्लोबल का फायदा उठाकर वे मुंबई में एक बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के जरिए अपना दबदबा बढ़ाना चाहती हैं। उन्होंने सरकार को बड़े पैमाने पर पैसा देना है, जबकि कंपनी खुद घाटे में है। अम्मा जी इस कंपनी में निवेश करके अपना हिस्सा खरीदेंगी और इस प्रकार पूरी परियोजना पर नियंत्रण कर लेंगी। ये डील अम्मा जी के लिए बेहद फायदेमंद होगी, साथ ही इंडिया में उनका प्रभाव भी बढ़ेगा। दामोदर ने कहा, अम्मा जी बहुत चालाक हैं, कुछ भी कर सकती हैं। अभिनव ने सोचा, अगर हम इस डील को बिगाड़ दें तो? हंसराज ने कहा, यह तो बड़ा काम है, पैसे और पावर दोनों चाहिए। अभिनव ने अपनी पूरी तैयारी जताई कि वह सब कुछ करने को तैयार है। फिर अभिनव ने फोन निकाला और इटली में बैठे दोस्त मैक्स पठान को कॉल किया। उन्होंने बातचीत में बताया कि उन्हें 30,000 करोड़ की बड़ी रकम चाहिए। मैक्स ने आश्चर्य जताया, लेकिन अभिनव ने बताया कि वह अपनी कुछ संपत्तियां बेचकर और शेयर्स को जल्दी बेचकर यह रकम इकट्ठा करने वाला है। मैक्स ने इस योजना को असंभव नहीं माना, लेकिन बताया कि इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम जुटाना मुश्किल होगा। फिर अभिनव ने मैक्स को सुझाव दिया कि वह अपनी इटालियन शू कंपनी में हिस्सेदारी बेच दे। मैक्स ने माना कि यह सबसे तेज रास्ता होगा। अभिनव ने कहा कि इस डील के जरिए वे स्काई ग्लोबल के निवेशकों से सीधे बात करेंगे और अम्मा जी की चाल को रोकेंगे। फिर अभिनव हंसराज से मिला और बताया कि पैसे का इंतजाम हो चुका है। अब उन्हें स्काई ग्लोबल के बोर्ड के साथ बैठक करनी थी ताकि वे नवदीप से निपट सकें, जो अम्मा जी का कनेक्शन था। अगला कदम क्या होगा? क्या अभिनव इस बड़ी डील को अम्मा जी से छीन पाएगा? क्या वह सफल होगा या फिर यह उसके लिए भारी पड़ जाएगा? क्या स्काई ग्लोबल के निवेशक उसकी योजना को स्वीकार करेंगे? और तीनों भाइयों का इस पर क्या रिएक्शन होगा? सभी जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए अगली कड़ी में। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही कई और धमाकेदार पॉकेट एफएम के आधिकारिक एपिसोड्स आप सबसे पहले यहीं पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि द रिटर्न ऑफ द टाइगर के ऑफिशियल एपिसोड्स मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले लाता हूं।
सच बताऊं तो ये एपिसोड्स ढूंढने में और फिर आपको सुनाने लायक बनाने में काफी वक्त और मेहनत लगती है। तो प्लीज इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम लिखकर जाना, ताकि मुझे पता चले कि हिंदुस्तान के किस किस कोने से मेरे टाइगर के फैंस ये कहानी सुन रहे हैं। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। मुंबई की रात। चारों तरफ हल्की हल्की ठंडी हवा, लेकिन शहर का माहौल गर्म था। बिजनेस की दुनिया में एक बड़ी हलचल होने वाली थी। टाइगर, हाँ वही टाइगर जिसकी वापसी ने कई दुश्मनों की नींद उड़ा दी थी। उसका नया प्रोजेक्ट बस शुरू होने ही वाला था और इस बार उसने ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए, ये प्रोजेक्ट उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा काम होगा। लेकिन हर चमकते तारे के पीछे अंधेरा होता है और टाइगर के पीछे वो अंधेरा था। अधिराज, पुखराज और ऋषिराज, ये तीनों सिर्फ दुश्मन नहीं, बल्कि वो लोग थे जो टाइगर की हार देखने के लिए कुछ भी कर सकते थे। अधिराज अपने ऑफिस में बैठा था, सामने बड़े ग्लास की खिड़की से मुंबई की चमचमाती लाइट्स को देख रहा था। लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, चाल। अगर हम टाइगर के प्रोजेक्ट को शुरू होने से पहले ही रोक दें तो, अधिराज ने धीमी आवाज में कहा। पुखराज ने भौहें चढ़ाईं। मतलब? अधिराज के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। मतलब ये, हम एक नई कंपनी बनाएंगे, विराट मटेरियल्स। मार्केट से सारा रॉ मटेरियल खरीद लेंगे और फिर टाइगर चाहे लाख कोशिश करे, उसके पास मटेरियल ही नहीं होगा काम शुरू करने के लिए। ऋषिराज ने ताली मारी। और अगर मटेरियल चाहिए भी तो कीमत इतनी ज्यादा रखेंगे कि उसकी हिम्मत ही टूट जाए। तीनों की हंसी ऑफिस की दीवारों में गूंज उठी, लेकिन इस हंसी में जहर छुपा था। उधर टाइगर को इस चाल की भनक तक नहीं थी। वो अपने ही सपनों में डूबा था। अपने प्रोजेक्ट का हर छोटा बड़ा हिस्सा वो खुद देख रहा था। इसी बीच अभिनव अपनी डील जीतकर बहुत खुश था। उसके चेहरे पर वो संतोष था जो सिर्फ जीत के बाद आता है। वो सोच रहा था कि क्यों ना इस बार अपने प्रोजेक्ट के लिए अनन्या की कंपनी को सप्लायर बना दे। अनन्या, जो बिजनेस की दुनिया में अभी नया कदम रख रही थी, लेकिन जिसमें काबिलियत की कमी नहीं थी। अगर उसे ये मौका मिलता तो वो भी इंडस्ट्री में अपना नाम बना सकती थी। अभिनव अपने ऑफिस में बैठा प्लान बना ही रहा था कि अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक नाम चमका, मां। हाँ मां, बोलो, अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय की आवाज में बेचैनी थी। अभिनव, पिछले कुछ दिनों से मुझे अजीब अजीब कॉल्स आ रहे हैं। कोई अनजान आदमी बार बार पूछ रहा है कि मेरा टाइगर से क्या रिश्ता है। अभिनव का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। क्या? किस नंबर से? अलग अलग नंबर से, लेकिन आवाज हर बार वही लगती है, भारतीय ने कहा। अभिनव ने खिड़की के बाहर देखा। मुंबई की सड़कें, गाड़ियों की आवाजें। लेकिन उसके अंदर अचानक तूफान मच गया था। वो समझ गया था, ये सिर्फ साधारण कॉल नहीं है। कोई है जो उसकी मां और चाहत के बारे में जानना चाहता है। और इस बार शायद दुश्मन सिर्फ बिजनेस पर नहीं, उसके घर पर भी वार करने की सोच रहा है। उसने तुरंत अपने आदमी को फोन मिलाया। सारे नंबर ट्रेस करो और पता लगाओ कि ये कौन है। दूसरी तरफ अधिराज के ऑफिस में भी हलचल थी। विराट मटेरियल्स का रजिस्ट्रेशन हो चुका था। पहले ही दिन उन्होंने करोड़ों का मटेरियल मार्केट से खरीद लिया। खबर बाजार में आग की तरह फैल गई और टाइगर के पास मटेरियल लेने का कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन टाइगर भी कोई साधारण खिलाड़ी नहीं था। जब उसे पता चला कि मार्केट में मटेरियल गायब हो रहा है, तो उसने तुरंत अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स को फोन करना शुरू कर दिया। जो भी हो, मटेरियल मुझे चाहिए, चाहे दोगुना पैसा लगे, टाइगर ने साफ शब्दों में कहा। अधिराज को यह खबर मिली तो उसने ठंडी सांस ली और कहा, खेल तो अब शुरू हुआ है, देखते हैं टाइगर कब तक टिकता है। रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन मुंबई का ये खेल बस अभी शुरू हुआ था। एक तरफ टाइगर का जुनून और अपने लोगों की सुरक्षा की चिंता, दूसरी तरफ अधिराज का ठंडा सोचा समझा वार, और इनके बीच वो रहस्यमयी कॉल्स जिनका सच अभी तक किसी को नहीं पता था। दोस्तों, एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी लेकिन दिल से निकली रिक्वेस्ट है। अगर आप द रिटर्न ऑफ द टाइगर के सच्चे फैन हैं तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
क्योंकि इस सीरीज़ के ऑफिशियल एपिसोड्स आपको पूरे यूट्यूब पर सबसे पहले और सबसे बेहतरीन क्वालिटी में यहीं मिलेंगे। सच मानिए, इन एपिसोड्स को ढूंढने में, उन्हें सुनाने लायक बनाने में और आपको बिना किसी रुकावट के पेश करने में घंटों की मेहनत लगती है। तो बदले में बस आपसे 2 छोटे-छोटे काम चाहता हूँ। इस वीडियो को 8000 लाइक्स दिलाना है और कमेंट सेक्शन में 500 कमेंट्स पूरे करने हैं। कमेंट में बस अपना राज्य का नाम लिख दीजिए ताकि हमें पता चले कि टाइगर की दहाड़ हिंदुस्तान के किन-किन कोनों में गूंज रही है। मिकी का तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं द रिटर्न ऑफ द टाइगर। आज का धमाकेदार एपिसोड अभिनव का दिल उस समय इतनी तेज धड़क रहा था कि मानो उसकी छाती से बाहर निकल आएगा। फोन के दूसरी तरफ भारती की आवाज में कंपी थी, डर, बेचैनी और अनिश्चितता का एक अजीब सा मिश्रण। उसने कहा, अभिनव, आज सुबह जब चाहत अपने ऑफिस जा रही थी तो कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। वो 2 लोग थे, बाइक पर सवार, और उन्होंने अपने चेहरे ढक रखे थे। अभिनव के कानों में ये शब्द गूंजते ही मानो पूरी दुनिया थम गई। उसका चेहरा पहले हैरानी से जम गया, फिर गुस्से से तमतमा उठा। लेकिन हमारा तो अब किसी से कोई झगड़ा भी नहीं है, भारती ने घबराई हुई आवाज़ में कहा। यह सुनकर अभिनव का मन और भी बेचैन हो गया। जीत की खुशी का जो स्वाद अभी अभी उसने चखा था, वो तुरंत कड़वाहट में बदल गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह नया खतरा कहाँ से आ गया। चाहे उसका और भारती का रिश्ता अब पहले जैसा न रहा हो, लेकिन उनकी सुरक्षा की चिंता आज भी उसी स्तर की थी। हालात की गंभीरता को समझते हुए उसने तुरंत खुद को संभाला। उसकी निगाहें सख्त हो गईं और दिमाग में एक ही ख्याल था, मेरे अपने लोग खतरे में हैं और मैं चुप नहीं बैठ सकता। उसने शांत स्वर में कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी मोंटी से बात करता हूँ। तुम्हारे घर के बाहर सुरक्षा का इंतज़ाम तुरंत होगा। तब तक तुम और चाहत घर से बाहर मत निकलना। फ़ोन काटते ही उसके हाथ इतनी ताकत से भींच गए कि लगता था मोबाइल का शीशा टूट जाएगा। उसकी आंखों में गुस्से की ऐसी चमक थी कि कोई भी उसे देखकर कांप उठे। बिना समय गंवाए उसने मोंटी को मैसेज टाइप करना शुरू किया। उंगलियां इतनी तेज़ चल रही थीं कि स्क्रीन अटक सी रही थी। मोंटी, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। भारती और चाहत खतरे में हैं, कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं। मुझे नहीं पता वो कौन हैं, लेकिन अगले 1 घंटे में उनके घर के बाहर गुरुग्राम की सबसे बेस्ट सिक्योरिटी चाहिए। मुझे उन लोगों का नाम, चेहरा, पता, सब कुछ चाहिए। चाहे जितना पैसा लगे, जितने भी लोग लगाने पड़े, लगा दो। उन्हें एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। सेंड बटन दबाते ही उसने गहरी सांस ली, लेकिन बेचैनी जस की तस रही। उसी वक्त शहर के दूसरे कोने में अनन्या अपने बेड पर बैठी टीवी देख रही थी। वो बिजनेस शो में पूरी तरह खोई हुई थी, जहां नए नए इन्वेस्टमेंट के तरीकों पर चर्चा हो रही थी। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि बाहर की दुनिया में इस वक्त अभिनव के लिए एक बड़ा तूफान उठ चुका है। टीवी की आवाज़ अचानक बंद हुई और कमरे में खामोशी छा गई। क्या हुआ, सब ठीक है? अनन्या ने हैरानी से पूछा। उसकी आंखें अभिनव के चेहरे में जवाब ढूंढ रही थीं। वहां उसे बस एक गंभीर, तनाव से भरा चेहरा दिखा। अभिनव चुपचाप उसके पास आया, उसके हाथ थाम लिए। अनन्या को महसूस हुआ कि उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। अभिनव, कुछ तो बताओ। वो बस हल्की मुस्कान लाया, मानो सब ठीक हो। कुछ नहीं, बस आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही। फिर उसने माहौल बदलने की कोशिश करते हुए कहा, और एक खुशखबरी है, हमारे प्रोजेक्ट के लिए जो मटेरियल सप्लाई चाहिए वो मैं तुम्हारी कंपनी के ज़रिए लेना चाहता हूँ। अनन्या की आंखें चौड़ी हो गईं, फिर उनमें चमक आ गई। तुम सच में? हाँ, ये तुम्हारे लिए एक मौका है फिर से खड़े होने का, अभिनव ने दृढ़ स्वर में कहा। इधर, कई किलोमीटर दूर, गुड़गांव के एक साधारण फ्लैट में वैभवी बेचैनी से टेबल पर कलम पटक रही थी। माँ, मैंने बहुत कोशिश की, अभिनव के पुराने दोस्तों से, उसके ऑफिस वालों से, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसका और भारती का रिश्ता क्या है। उसकी आवाज़ में हार और चिढ़ थी। और जिन लोगों को मैंने चाहत का पीछा करने के लिए भेजा था, वो भी फेल हो गए। वो लड़की किसी तरह एक ऑफिस में घुस गई और फिर बाहर ही नहीं निकली। ये थी एक नई चाल, कनाडा की ठंडी रात। बाहर बर्फ की हल्की परत खामोशी से जमीन को ढक रही थी, लेकिन शहर के बीचों बीच बने उस आलीशान पैलेस के अंदर सब कुछ अलग ही था।
सोने जैसे झूमरों की रोशनी, बड़ी बड़ी खिड़कियों से आती चांदनी, और उस बीच किंग साइज बेड पर गहरी नींद में सोया हुआ था अभिनव, जिसे सब टाइगर के नाम से जानते थे। पिछले कुछ दिनों की लड़ाई, बोर्डरूम की राजनीति और दुश्मनों के हमलों ने उसे थका तो दिया था, लेकिन ये बात सभी जानते थे कि टाइगर की जिंदगी में सुकून कभी ज्यादा देर टिक नहीं पाता। तभी अचानक उसके बेड साइड टेबल पर रखा फोन तेजी से बज उठा। कमरे की खामोशी को चीरती हुई वो आवाज जैसे किसी नए तूफान का इशारा दे रही थी। नींद में डूबे अभिनव ने हड़बड़ाते हुए फोन उठाया। आवाज अब भी भारी और उनींदी थी। हेलो, कौन है? फोन के दूसरी तरफ से एक ठहाका गूंजा। वो आवाज किसी अनजान की नहीं, बल्कि उसके पुराने दोस्त मैक्स आमीज की थी। अरे टाइगर, अभी तक उठे नहीं? यहां इटली में तो तेरी जीत का जश्न मनाया जा रहा है और तू आराम फरमा रहा है। अभिनव तुरंत सीधा होकर बैठ गया। उसकी नींद एक झटके में उड़ गई। मैक्स, इतनी सुबह तेरा फोन? बात क्या है? उसकी आवाज में उलझन थी। मैक्स ने मुस्कुराकर कहा, सुबह मेरे दोस्त, तेरे लिए सुबह और मेरे लिए ये एक यादगार शाम है। और ये शाम तब और भी शानदार हो गई जब मैंने तेरे लिए ये खबर सुनी। कंग्रेचुलेशंस टाइगर, तेरी इटालियन कंपनी के सारे शेयर बिक चुके हैं। ये सुनते ही अभिनव के चेहरे पर एक आत्मविश्वास से भरी मुस्कान फैल गई। ये उसी की बनाई हुई स्काई ग्लोबल वाली योजना का पहला बड़ा कदम था और वो पूरी तरह सफल हो चुका था। और पैसा? अभिनव ने धीमे स्वर में पूछा। मैक्स ने तुरंत जवाब दिया, पैसा तेरी जेब में है मेरे दोस्त। पूरे 15,000 करोड़ रुपए तेरे मुख्य अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। मैंने खुद हर एक ट्रांजैक्शन पर नजर रखी है। अभिनव ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में चमक थी। मैक्स, मैं जानता था कि अगर कोई ये काम इतनी जल्दी कर सकता है तो वो सिर्फ तू है। मैक्स हंस पड़ा। तोहफे की कोई जरूरत नहीं है टाइगर, तेरी दोस्ती ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। कुछ देर की खामोशी के बाद अभिनव ने गंभीर होकर कहा, मैक्स, अब चिंता मत कर। जिसने मुझे चोट पहुंचाई है उस शेरनी को ये टाइगर पूरे जंगल में दौड़ा दौड़ा कर मारेगा। लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ और वो चौंक कर बोला, एक मिनट, तुझे कैसे पता चला कि मैं कनाडा में हूं? मैक्स ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, अरे टाइगर, जंगल का सबसे बड़ा जानवर अगर दहाड़े तो उसकी आवाज हम छोटे जानवरों तक भी पहुंच जाती है। और वैसे भी अब तो पूरा शहर जानता है कि तू कनाडा में है। अभिनव कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, मैक्स, ये मामला थोड़ा पर्सनल है। कभी वक्त मिला तो तुझे सब विस्तार से बताऊंगा। मैक्स ने भी गंभीर होकर कहा, फिलहाल तो ऑल द बेस्ट टाइगर, और याद रखना, जब भी जरूरत पड़े तेरा ये दोस्त हमेशा तेरे साथ खड़ा मिलेगा। थैंक्स मैक्स। इतना कहकर अभिनव ने कॉल काट दी। फोन रखते ही उसने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। अम्मा जी के खिलाफ उसकी पहली चाल सफल हो चुकी थी। अरदरहार सुकून और संकल्प अभिनव बेड से उठा, तैयार होने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक उसकी नजर बेड पर लेटी अनन्यास पर पड़ी। वो मासूमियत से सो रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे कोई अच्छा सपना देख रही हो। अभिनव कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर मन ही मन बोला, मेरी सारी लड़ाइयां, मेरे खून पसीने की हर बूंद अब सिर्फ तेरे इस मासूम चेहरे की मुस्कान के लिए है। अनन्या, तुझे वो हर खुशी दूंगा जिसकी तू हकदार है। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय साफ झलक रहा था। सुबह की शुरुआत कमरे से बाहर निकलते हुए वो ऊपर बनी बड़ी सी बालकनी तक पहुंचा। वहां सुबह की ताजी हवा बह रही थी। सूरज की सुनहरी किरणें पूरे महल को रोशन कर रही थीं। डाइनिंग टेबल पर हंसराज बैठा हुआ कॉफी का मजा ले रहा था। गुड मॉर्निंग हंसराज अंकल, अभिनव ने मुस्कुराकर कहा। हंसराज ने उसे देखते ही मुस्कुराहट से जवाब दिया, लगता है आज मूड काफी अच्छा है। कल की जीत की खुशी है ना? अभिनव ने सिर हिलाया और पूछा, लेकिन दामोदर अंकल कहाँ हैं? दिख नहीं रहे। हंसराज का चेहरा अचानक उदासी से भर गया। उसने गहरी सांस ली और बोला, वो तुम